न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहता है वोटर का कारवा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा। गोटेगांव का क्षेत्र अपने मशहूर आलू बड़ों के लिए जाना जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये खासे तीखे होते हैं और खड़े मसालों का उपयोग करके इन्हें बनाया जाता है। लेकिन यकीन मानिए गोटेगांव की सियासत में इस वक्त इन आलू बड़ों से भी ज्यादा तीखापन है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में बगावत है। शेखर चौधरी जिन्हें कांग्रेस ने पहले टिकट दिया था, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका टिकट बदलकर एक बार फिर से एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और मौजूदा विधायक हैं उन्हें दे दिया गया है। बीजेपी से महेंद्र नागेश यहां पर कैंडिडेट हैं और वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में उतर चुकी है। तो दिलचस्प समीकरण है, देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। लेकिन गोटेगांव के मुद्दों को समझने के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं यहाँ की जनता और जन प्रतिनिधियों के पास। रोजगार को लेके यही स्थिति है कि कुछ कंपनियां जो गोटेगांव नगर में बननी चाहिए थी उसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आगामी समय में ऐसा मैं चाहता हूं कि जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले और कंपनियां जरूर चालू हों गोटेगांव शहर में। ठीक है, सरकार जो है तो वो तो है ही। हाँ। क्या उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? क्या जनता है, क्या कांग्रेस है, उससे क्या करना है? लेकिन आप लोगों की तो कुछ दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी। कोई दिक्कत नहीं है हम लोग खिलाना है। हाँ। क्या जो कल आता सो आज वही है। हाँ। और आ भी जाए तो वही है और न यहाँ तो वही है। यहाँ तो रोजगार होना चाहिए, कोई उसका कंपनी बनना चाहिए, उससे रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। आसपास अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह कैसी हैं? यहीं पर आते हैं सब इलाज कराने के लिए, सारे ग्रामीण क्षेत्रों से यहीं आते हैं। यहीं आना पड़ता है। और सड़कें वगैरह? सड़कें तो अभी बनती जा रही हैं और अच्छा विकास है। जी। सर समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन बीजेपी के रहने से समस्याएं सॉल्व भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, बीजेपी ने बहुत सा काम किया है। महंगाई तो हाई पावर है जी। हाँ। अरे वो तो महंगाई की मत पूछिए आप। हाँ। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और धंधे रोजगारों की क्या स्थिति है? धंधे रोजगार में क्या है, जो मालिक चटनी रोटी दे रहा है खा रहे सुबह शाम तक, क्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ही जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं शेखर चौधरी, उनके समर्थक भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद हो और इन सबसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर और कैसे ये जनता के बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मुद्दों की हम बात पहले करेंगे, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। गोटेगांव विधानसभा करीब से आप लगातार देख रहे हैं, यहाँ के तमाम समीकरणों को भी जानते हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे हैं? जनता के बीच ज्यादातर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं। जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, वह चोरी की ओर बेरोजगारों को आकर्षित कर रही है। बेरोजगार आज चोरी करने पर लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मुहैया हो रहा है। वही महंगाई बढ़ने के कारण घर का बजट भी बिगड़ रहा है। अच्छा, रोजगार के लिए कि यहाँ के युवाओं को पलायन भी करना पड़ता है दूसरे शहरों की ओर, चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है और स्वास्थ्य से लेके भी चिंता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी उतना अच्छा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है वहाँ पर। तो लोगों को यहाँ वहाँ एक छोटी सी समस्या के लिए भी उनको नरसिंहपुर या जबलपुर भागना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात काफी महत्वपूर्ण होती है कि शहर का विकास कैसा है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसा है, सड़कों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, कितनी सुविधाएं, कितना हाईटेक हुआ गोटेगांव? सर यहाँ से बड़े बड़े राजनेता ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से दो केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं तो विकास में गोटेगांव बहुत पीछे रह गया। चलिए, विकास में गोटेगांव पीछे है ये कहना है यहाँ के लोगों का, और जो यहाँ के चुनावी समीकरण पिछले कुछ महीनों में तेजी से बदलते हुए नजर आए हैं, उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ हैं। आशीष जी, कांग्रेस में बगावत, बीजेपी के अंदर टिकट बहुत पहले यहाँ पे घोषित हो गया था, तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके के समीकरण आपको इस बार नजर आ रहे हैं? देखिए बासु जी, सबसे मुख्य बात यह है कि
ये प्रहलाद पटेल का गृहनगर है और यहाँ नरसिंहपुर सीट से वो खुद प्रत्याशी हैं, 5 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री। तो बड़ा हॉट चुनाव कहें इसको, या ये कहें कि नरसिंहपुर जिले के लिए केंद्र बिंदु है। तो ये एक तो बड़ी बात है कि गृहनगर होना, दूसरा शंकराचार्य की तपस्थली रही है। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बड़ा नुकसान यहाँ जो होता है वो इस बात का होता है कि ये आरक्षित सीट है और यहाँ सांसद जो मिलते हैं मंडला के मिलते हैं। आगे जाओ तो जबलपुर है, पीछे जाओ तो नरसिंहपुर है, मंडला कहीं है ही नहीं। तो अपने प्रत्याशी अपने सांसद को ढूंढते हैं फिर यहाँ के मतदाता, तो ये नुकसान बड़ा हो जाता है। अब जैसे स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे लेकिन कभी अस्पताल का दौरा नहीं किया, तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं कि जब आप इतने बड़े पद पे हो और अपने शहर का, अपने इलाके का दौरा नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्थाएं टाइट होंगी अधिकारियों पे या प्रशासन पे, जो आपकी पाबंदियां या जो कहीं एक प्रकार से दबाव होना चाहिए वो नहीं रहता। इसके चक्कर में यहाँ के मतदाता परेशान नजर आते हैं, तो उसका नुकसान होता है और इसी के चक्कर में इस क्षेत्र का जो है विकास नहीं हो पाया, पिछड़ा रह गया है ये। ठीक है, बीजेपी के पास इसलिए आपको पहले लिए चलते हैं। बीजेपी के लिए सर क्या इस सीट पर चुनौतियां रही हैं जो बीता चुनाव आप जीत नहीं पाए, और इस चुनाव में क्या तैयारियां हैं? पहले हमारे बाहर का प्रत्याशी थे, आज की डेट में हमारे स्थानीय प्रत्याशी की मांग थी जो कि हमारी पूरी हुई है, और सामने जो प्रत्याशी हैं दोनों कांग्रेस के थे। तो ये निश्चित है कि कांग्रेस निश्चित हारना है। अब भारतीय पार्टी का जीतना इसलिए निश्चित है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी वो जिस स्तर पे काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए या फिर देशों के लिए, बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं, शिवराज जी ने जो लाड़ी लक्ष्मी योजना चलाई है, हम उन्हीं पे बात करें। हमने विरोध की बात करें, किसने क्या किया किसने नहीं किया इस पे हम नहीं आते। हमारा स्थानीय प्रत्याशी होना सबसे हमारी प्रमुख मांग थी, और दोनों प्रत्याशी एक नरसिंहपुर रहते हैं, एक जलपुर रहते हैं, इसलिए ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीतना निश्चित है। ठीक है, रही बात बाहरी और भीतरी प्रत्याशी की, तो सबको बताना चाहता हूँ शेखर चौधरी जी सन 1990 में यहाँ से पहला चुनाव लड़े थे। शेखर चौधरी जी का नाम गोटेगांव विधानसभा की भामा में जुड़ा हुआ है, वो यहीं रहते हैं। अभी भी शेखर चौधरी जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय भैया भी बता रहे थे कि प्रत्याशी बाहरी और भीतरी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक जी थे जो जबलपुर के रहने वाले थे, भाजपा के ही थे। वो चुनाव जीते, फिर इसका चुनाव हारने के बाद वो छोड़ के गए क्षेत्र की जनता को। भाजपा के ही विधायक तो क्षेत्र की जनता को बदहाल छोड़ के गए थे, उन्होंने कभी सुध भी नहीं ली। और रही बात हमारे प्रत्याशी की, जो शेखर चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं, शेखर चौधरी जी पिछले 30 सालों से निरंतर इस क्षेत्र के लोगों से संपर्क में है और स्थानीय प्रत्याशी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक है सर, क्या स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई, और अब आप लोगों के सामने क्या चुनौती है? क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पे एक कांग्रेस अलग दिख रही है जो शेखर चौधरी के समर्थन में है, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास तो स्थानीय प्रत्याशी है। अब कैसे आप लोग इसको टैकल करेंगे? पहली बात तो जो भैया विरोध दर्ज करा रहे हैं, 5 साल तो उन्हीं के साथ में रहे, तो पहले विरोध कराना था, अब क्यों करा रहे चुनाव देख के, है ना। रही बात और हमारे विधायक जी की, तो 5 साल में उन्होंने बहुत विकास किया है। 80 करोड़ की जे सांकल रोड दी है, हॉस्पिटल में जो बिस्तर बढ़वाए हैं उसमें, और सेट वगैरह भी दिए हैं। कोरोना काल में भी बहुत सी मतलब मशीनें दी हैं। हाँ। लाडली बहना योजना बीजेपी सरकार ने शुरू की, आप लोग अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो जब बहनों से मिलने जाते हैं तो उनका क्या रुख होता है? उनका रिस्पांस इतना अच्छा है, वो इतनी खुश होके मिलती है हमसे और कहती है हमारे भैया सगे भाई ऐसा नहीं करते जैसा कि हमारे शिवराज मामा ने किया है। और वो बहुत बहुत एहसान मानती भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हमारी महिलाओं की इतनी चिंता की, हमारी माता बहनों की इतनी चिंता की। पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई उन्होंने, वह लोकप्रिय हुई है, उससे भी ज्यादा बढ़कर के लोकप्रिय हुई है ये वाली लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना इस बार गेम चेंजर साबित होगी, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस भी महिलाओं को कहीं ना कहीं साथी हुई नजर आ रही है। आपने वादा किया कि 1500 रुपए बहनों के खाते में दिए जाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा, बीजेपी की लाडली बहना योजना या आपकी नारी सम्मान योजना? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 महीने पहले लाडली बहनाएं भी याद आ गए, मामा भी याद आ गए, भांजे भी याद आ गए, कर्मचारी भी याद आ गए। अब बात अपन करें तो अपन जब किसी योजना को प्रदेश में देते हैं तो उसकी आर्थिक सुदृढ़ता, उसको कैसे चलाएंगे, क्या विजन है। लाडली बहना को तो दे दिया, जीजा को तुम 2000 का बिल थमा रहे हो, तो लाडली बहना के 1000 और जीजा के जेब का लग रहा है। तो ऐसी कोई योजना जो हवा में लठ चलाने से काम थोड़ी चलेगा, व्यवस्थित है। आप हम जो कमलनाथ जी ला रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में है नारी सम्मान योजना।
नारी सम्मान निधि 1500 रुपए, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ट्रैक्टर हो कि ना हो, या 18 की हो या 60 की हो 65, सब बहनों को, सब माताओं को, सब बच्चियों को 1 से 1500 रुपए प्रति माह घोषित किए गए हैं। दूसरी घोषणा बच्चों की, 1 से 5 तक जो भी बच्चे हैं हमारे वो स्कूल जाएंगे, 500 रुपए उनको प्रत्येक बच्चे के रूप में छात्रवृत्ति पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। वही बच्चा जब 8वीं से 10वीं में पहुंच जाएगा तो उस बच्चे को 1000 रुपए मिलेगा। वही बच्चा जब 11वीं 12वीं में रहेगा तो 1500 रुपए मिलेगा। यहाँ 1500 दे दिए बहन को, इधर हो गया बच्चों का। अब आ जाओ गैस सिलेंडर पे, जो मूल मुद्दा था। तुम मामा जैसे ही चुनाव आए तो 450 500 जो भी बाकी वो मिला नहीं है, तो पूरी व्यवस्थित योजना है। उस योजना के अंतर्गत आप जब वचन पत्र को पढ़ेंगे तो एक लगेगा कि हाँ ये सब चीजें चल सकती हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया, उन्होंने 5 साल विधायक रहते। जब नगर पालिका की अध्यक्ष रहे हैं तब आप पूरी लिस्ट निकाल लें कि इधर कितने विकास। आज 100 करोड़ की बात करें तो 90 करोड़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जब से जो आप देख रहे हैं पूरा विकास का दौर, उद्घाटन भी जो 84 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री ने किया, शिवराज जी ने। तो इससे लगता है कि किसने बनाया, किसने किया। आज जो उद्घाटन करता वही तो पैसा लाता, वही देता। आज इसका शासन है, आज भी समाप्त होगा, अगली बार फिर हम लोग उसका वो करेंगे। जब आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना होता है तो काफी सारी चुनौतियां होती हैं जनता के बीच अपनी बात रखने की। पहले तो कैसे संगठित हुए और अब आगे चुनाव के लिए क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? बीजेपी कांग्रेस दोनों को जवाब देना है। हमें ऐसा लगता है असली कांग्रेस तो हम ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरफ हैं। दूसरी बात, जहां तक विकास की बात है तो इतने सारे समय से भाजपा भी सत्ता में थी, कांग्रेस भी सत्ता में थी। तो अगर इतने लंबे समय से गोटेगांव विधानसभा में, खासकर मेरा गोटेगांव शहर में, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा हूँ, तो मैं गोटेगांव की बात करूंगा। अगर इतने लंबे समय से 20 साल में इनका विकास मॉडल ये है, तो ये विकास मॉडल होता नहीं यार। हमें मौका मिलना चाहिए, हम लोग बताएंगे कि विकास होता क्या है। शहर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं और उनके बीच से हम देखते हैं कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। जनता के बीच जब आप पहुंचते हैं तो जनता यहाँ पे कौन सबसे बड़ी समस्या जिनसे दो चार होती है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात या शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपन बात करें तो शिक्षा यहाँ के गोटेगांव के क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो ऐसे में यहाँ के जो शिक्षार्थी हैं बाहर की ओर पलायन करना पड़ता है। हमारे यहाँ जबलपुर लगा हुआ है, भोपाल लगा हुआ है, इंदौर, यहाँ दूर दूर लोग पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी दलों के नेताओं से आग्रह करेंगे कि यहाँ एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जाए कि ताकि यहाँ के लोगों को बाहर शिक्षा के लिए पलायन न करना पड़े। चलिए, जवाब इस बात का हम जरूर लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया जाए, बड़े कॉलेज आए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मगर हमको इतना पता है कि मामा जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला होता है, पूर्व मुख्यमंत्री को जो मिलता है ना, उसमें 80 करोड़ रुपए का अपना फर्नीचर बनवाना चालू कर दिया, 2 बंगलों को 1 करा लिया। इतना हमको पता है। तो मामा जाने वाले हैं और कमलनाथ जी आने वाले हैं। और अब रही बात, सुनिए, ये पार्टी और दल नहीं, ये जनता ने मन बना लिया है। ये जनता ने चुन लिया है कि अब हुई महंगाई की मार, इस बार कमलनाथ सरकार। ठीक है, लेकिन सर कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी से असंतुष्ट स्वर उभर कर सामने आए हैं, किसी से छिपा नहीं है, उसको कैसे डील कर रहे हैं? क्या है साहब, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, कहीं कहीं चारों बच्चों में सामंजस्य नहीं रहता। ये सामंजस्य नहीं है, आज नहीं है कल सामंजस्य बन जाएगा। हमारे भाई लोग भी हमारे हैं, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है। एनपी प्रजापति बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रहे हैं, इस बात में 2 मत नहीं है। देखिए, हम जो आप ये जो स्वर की बात कर रहे हैं वो कोई गैर तो है नहीं, है हमारे अपने। हम उन्हें आज भी अपना मानते हैं। ठीक है, आज भी अपना मानते हैं और वो हमारे साथ ही है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बात करता हूँ, साथ में है, अपनापन है, मनभेद की मतभेद। मैं बोल रहा हूँ अपनापन है तो वो शेखर चौधरी जी के लिए समर्थन दे दें। चलिए ठीक है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के जो नेता हैं ये हमारे साथ हैं। एक चीज वहां से निकलकर सामने आई, सर ये आपसे जानना चाहूंगा कि वो तो कह रहे हैं कि तैयारी अब बदलाव की है।
देखिए, यदि बदलाव की तैयारी होती तो लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी 2018 में तो चूक गए थे सर। डेढ़ साल चली, 1.25 साल सरकार चली। अपनी सरकार अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पाए वो, तो क्या देश पे और प्रदेश में राज करेंगे? हम लोग विकास पे आधारित राजनीति करते हैं जी। सर ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को आप लोग नहीं संभाल पाते, 1.5 साल क्यों सरकार चल पाई? बस एक बात बताऊं, पहली चीज तो ये कि ये जो है ये हमारी कांग्रेस की बी टीम है, इतना याद रखना। आप सोच रहे हैं आप 1.5 साल वाली बात और बता दीजिए कि 1.5 साल क्यों चली? कैसी 1.5 साल क्यों? 1.5 साल सरकार। देखिए इसमें जो भी कारण रहे वो शीर्ष नेतृत्व, उनको सबको पता है किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को खरीदा। मेरे पिताजी के पास भी ऑफर आया था, आदरणीय एनपी प्रजापति जी के पास। जा सकते थे भाजपा में, कर सकते थे, सेम विधानसभा